नमस्कार प्यारे भाई। यह कहानी एक ऐसी नागिन की है जो रानी के रूप में राजा से शादी करती है। एक बार उज्जैन के राजा जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते घने जंगल में पहुँचे। वहाँ से शिकार तो हाथ में नहीं लगा, लेकिन वहाँ एक युवती पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। वह रो रही होती है। महाराज उसके रोने का कारण पूछते हैं तो बताती है कि उसके पिता को और उसके राज्य को डाकुओं ने लूट लिया और पिता को मार डाला। तो राजा कहता है कि ठीक है, तुम मेरे महल में चलो। वह राजा के साथ महल में चलती है, लेकिन चलते चलते वह राजा से कहती है कि मैं बिना संबंध के, बिना रिश्ते के तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। पहले आप मेरे साथ शादी कीजिए। राजा उसके साथ शादी कर लेता है और वह राजा की रानी बन जाती है। जब वह रानी बन जाती है तो राजा रात भर नींद में उसी के साथ सोता है, लेकिन अगले दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, जिसके कारण उनकी आँख जल्दी नहीं खुलती। जल्दी नहीं खुलने के कारण वह राजमहल में नहीं जा पाते। तब वह कहती है कि महाराज, आप बहुत देर तक सोए हैं, अब महल में कैसे जाएंगे? राज दरबार लगा हुआ है। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देर से ही राज दरबार चला जाता हूँ। लेकिन उन्हें अपनी तबीयत खराब महसूस होती है। वे हिम्मत जुटाकर तब अपने राज दरबार में जाने का निर्णय लेते हैं। रानी कहती कि ठीक है, आप राज दरबार में जाइए, और राज दरबार में जाने के लिए अपनी तैयारी कर देते हैं। तैयार हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि राज दरबार में जाने के लिए उनको बहुत देर हो गई है, सब उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। यह सोचकर वे राज दरबार के लिए जाने के लिए रानी से कहते हैं और वे अपने राज दरबार में जाते हैं। वहाँ पर उनका सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब वे राज दरबार में जाते हैं तो जो मंत्री वगैरह हैं, राज दरबार के अन्य सदस्य हैं, उन्हें बहुत ही आश्चर्य लगता है कि ये क्या हुआ, महाराज इतने देर से क्यों आए हैं। तब महाराज कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो देर तक सोते रहे और देर तक सोने के कारण उनकी आँख देर से खुली। तब वे कहते हैं कि कोई बात नहीं महाराज, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। वे स्वास्थ्य खराब होने के कारण दरबार में अपने को ठीक से महसूस नहीं करते, और वे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे तबीयत खराब हो गई इतनी ज़्यादा। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि वो रात भर अपनी रानी के साथ सोए थे, तो उनकी तबीयत ऐसी क्यों खराब हो गई। और यह सोचते सोचते उनकी स्थिति और भी बिगड़ जाती है। राज दरबार में चले तो जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, लेकिन अपने को बहुत ही अस्वस्थ महसूस करते हैं। अस्वस्थ होने पर वे दरबारियों से कहते हैं कि देखो, न जाने क्यों मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई है। तो जो मंत्री था कहता है महाराज, सही में आप बहुत बीमार लग रहे हैं, मैं राजवैद्य को बुलाकर लाता हूँ, वे आपको दवाई दे देंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो राजा कहता है तुम्हारा विचार सही है, तुम जाओ राजवैद्य को बुला कर ले आओ। वो राज के वैद्य को बुलाने के लिए मंत्री तैयार हो जाता है और राजवैद्य को बुलाने के लिए चल देता है। वहाँ जाकर वैद्य के घर सैनिक जाते हैं, उनसे सब बात बताते हैं कि महाराज की कैसे तबीयत खराब हुई है। राजवैद्य कहता है ठीक है, मैं चलता हूँ और उनकी स्थिति देखकर उनको दवाई दे देता हूँ। राजवैद्य चलकर दरबार में आया, महाराज से कहा कि ऐसे कैसे हुआ। महाराज ने सब वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे रात को सोया था और उनकी रात भर में तबीयत बिगड़ गई और वे बहुत अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, राजवैद्य ने, ठीक है, मैं आपको एक औषधि देता हूँ, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। औषधि निकाल कर देता है राजा को। राजा उस औषधि को लेकर कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको खा लेता हूँ, और राजा हाथ बढ़ाकर औषधि लेकर खा लेते हैं। खाते ही
उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक हो जाता है और वे कहते हैं कि इस समय मैं अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन राजा को लगता है कि फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो वह कहता है राज वैद्य कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी दवाई खा के कैसे ऐसे हो सकता है। तो वे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जाना पड़ेगा उत्तर दिशा में, शंकर गुफा में मेरे गुरु रहते हैं, वे तुम्हें एकदम स्वस्थ कर देंगे। मैं तुम्हें ऐसी दवाई देता हूँ जो तुम्हें एक पहर तक स्वस्थ रखेगी और तुम वहाँ जाकर एक पहर में पहुँच जाओगे। अब वह कहता है कि ठीक है और वे उनका उत्तर दिशा जाने की सलाह देते हैं। तब सैनिक कहता है कि ठीक है, लेकिन राजवैद्य कहते हैं कि उनको अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही जाकर वे ठीक होंगे। मेरी उस बुद्धि से उन्हें तुरंत ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे उनकी तबीयत खराब हो गई, उसका मतलब है कि मामला बहुत गंभीर है। और वे उन्हें फिर दोबारा दवाई देते हैं कि उसको खाकर एक पहर के लिए ठीक हो जाएंगे तथा वे शंकर गुफा में उनके गुरुजी के पास पहुंचने के लायक हो जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे। तब राजवैद्य अपनी वह विशेष दवा देते हैं और कहते हैं कि इनको किसी भी तरह से अकेले शंकर गुफा में पहुंचना होगा। वह शंकर गुफा उत्तर दिशा में हिमालय पर है, वहीं पर उनके गुरुजी अकेले रहते हैं। मंत्री कहता है कि ठीक है, उनको अकेले ही जाने की व्यवस्था की जाएगी उनकी, कि वे अकेले वहां पहुंच जाएं। तो राजवैद्य इस बात की विशेष हिदायत देते हैं कि देखो, उनके साथ किसी दूसरे को नहीं जाना है, अगर दूसरा जाएगा तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी, उनको किसी भी तरह से अकेले ही जाना होगा। और वे अकेले ही जाने के लिए राजा को कहते हैं। तो मंत्री कहता है ठीक है, उनको अकेला ही भेजा जाएगा। और वे अकेले उनको जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति खराब थी, उनकी स्थिति बिगड़ी हुई थी, वे स्वस्थ नहीं थे। तो वे सोच रहे थे कि कैसे अकेले जाएंगे। तो राजवैद्य फिर से दवाई देता है और कहता है इस दवाई को खा लीजिए, आप उत्तर दिशा में शंकर गुफा में पहुंचने लायक हो जाएंगे, क्योंकि एक पहर का ही समय है, एक पहर तक ही दवाई तुम्हें स्वस्थ रख सकती है। तो राजा कहता है ठीक है, मैं जाऊंगा ज़रूर उत्तर दिशा में शंकर गुफा में आपके गुरुजी के पास। और राजा यह विचार करके अब जाने की तैयारी कर लेते हैं, मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि मुझे हर हाल में जाना। घोड़े पर सवार होकर राजा उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वे अपने को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे। उत्तर दिशा की बढ़ते बढ़ते उनको लग रहा था कि किसी तरह से स्वस्थ रहना है और शंकर गुफा में गुरुजी के पास पहुंचना है। लेकिन चलते चलते दो राह आता है, वो दो दिशा में जाते हैं। अब राजा के समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जाऊं। उनको लगता है कि अगर गलत दिशा में चले गए तो भटक जाएंगे। अब यही विचार कर रहे थे कि मैं किस दिशा में जाऊं। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे सही दिशा का ज्ञान दो, मैं किस दिशा में जाऊं। अब वे बहुत चिंतित हुए। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रही थी, महाराज महाराज। तो वे चारों ओर देखते हैं कि कौन कह रहा है महाराज महाराज। उन्हें फिर दोबारा वह आवाज़ सुनाई देती है। वे फिर कहते हैं कि भाई ये कौन है जो महाराज महाराज कह रहा है। तभी पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोला कि महाराज मैं इधर हूँ, पेड़ पर मैं तोता हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। तो वे पूछते हैं तोते से, क्या तुम्हें पता है कि गुरुजी का जो शंकर गुफा है वह किस दिशा में है? यहाँ दो रास्ते हैं। तो तोता कहता है, हाँ महाराज, मुझे पता है कि वह गुफा किस ओर है। मैं गुरुजी का जो गुफा है मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। इस तरह से मैं आपको उस शंकर गुफा में
पहुंचा दूंगा, जो कि गुरु जी की गुफा है। यह कहकर तोता महाराज को ले चलने के लिए तैयार हो जाता है। आगे आगे तोता उड़ता है, पीछे पीछे महाराज चलते हैं। वह आगे आगे उन्हें रास्ता दिखाता रहा और महाराज उसके पीछे पीछे चलते रहे। अंत में तोता उन्हें ले जाता है तो कहते हैं कितनी दूर है, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, दवाई का असर ख़त्म होता जा रहा है, कैसे पहुँचेंगे। तो कहता है तोता धैर्य रखिए महाराज, धैर्य के अंदर बड़ी शक्ति है, आप मेरे पीछे पीछे आते रहिए धैर्य के साथ और मैं आपको शंकर गुफा में पहुंचा दूंगा। वहाँ पर गुरुजी हैं, वे आपकी सब समस्या का समाधान करते हैं। अंत में तोता उड़ते उड़ते गुफा के अंदर महाराज को लेकर जाता है। महाराज पीछे पीछे तोते के चलते रहते हैं, तोता आगे आगे उड़ता रहता है। गुरुजी आ जाते हैं, तोता कहता है गुरुजी आँख खोलिए। तो वे कहते हैं क्यों हल्ला मचा रखा है। वो फिर कहता है गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं हल्ला क्यों मचाते हो। तब तोता महाराज के बारे में बताता है कि महाराज आपसे मिलने आए हैं, ये उज्जैन के महाराज हैं। तो महाराज की तरफ जब गुरुजी देखते हैं, उनसे पूछते हैं क्या बात है बेटा। तो वह कहते हैं कि महाराज सारा किस्सा बताते हैं पीछे का। तो तब वे कहते हैं गुरुजी कि ऐसा है, मुझे अपना हाथ दिखाइए। तो वे अपना हाथ दिखाते हैं गुरुजी को। गुरुजी उनका हाथ देखते हैं, कहते हैं तुमने अभी अभी दूसरी शादी की है। तो राजा कहते हैं कि हाँ मैंने दूसरी शादी की है। तो कहते हैं तुम्हारी बीमारी का कारण वही दूसरी रानी है। हाथ देखकर गुरुजी को सब पता चल जाता है कि जो लड़की है वही इनकी बीमारी का कारण है। वे बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आपकी बीमारी का समाधान हो जाएगा। आप अपने नगर जाइए और रानी रात भर सोना मत, और रानी को देखना कि वह क्या करती है। तो वह कहता है कि राजा कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगा। और फिर अपनी बीमारी के बारे में कहते हैं कि मुझे कोई औषधि दीजिए जिससे कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे दूँगा, लेकिन उस लड़की पर नज़र रखना और रात को सोना मत, और महारानी पर एकदम नज़र रखना। मैं उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो राजा चले जाते हैं और जाकर उनसे दवाई मांगते हैं। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, दवाई तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी का कारण वह दूसरी रानी ही है, और उस दूसरी रानी पर नज़र रखना है। 11 दिन तक नज़र रखना है। अगर 11 दिन तक तुम उसके साथ जीवित रह जाओगे तब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और यह दवाई खा लो, इसे खाकर तुम एकदम ठीक स्वस्थ हो जाओगे, यह तुम्हें स्वस्थ कर देगी। लेकिन उससे बचकर रहना, उस पर नज़र रखना। और मेरा ये तोता है, इसको अपने साथ लेते जाओ। इस तोते को भी अपने साथ ही रखना, अपने कक्ष में इसको अपने साथ सुलाना, यह तुम पर नज़र रखेगी। वह रानी नहीं नागिन है, वह रात को तुम्हारा खून चूसती है और 11 दिन में तुम्हें समाप्त कर देगी। तो राजा कहता है कि ठीक है, तोते को साथ लेकर अपने महल में चले जाते हैं और देखते हैं कि रात को क्या होता है। रात के समय वह नागिन उठती है और वह उसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये कौन है। साधु के कहने पर उन्होंने पानी नहीं रखा था, उससे प्यास लगा था, तो पानी पीने के लिए महल के बाहर जाती है। तब वे उसे देखते हैं कि वह नागिन बन गई और वह लड़की नहीं बल्कि नागिन है। तब उन्होंने देखा कि वह नागिन बनकर तालाब की ओर जाती है और तालाब में जाकर वहाँ पानी पीती है। और झरना था, झरने पर पानी पिया खूब पेट भर के, और फिर वापस महल में वापस आ जाती है। राजा उसके लौटने से पहले महल में आ जाते हैं और आकर महल में लेट जाते हैं और देखते हैं कि पीछे से वह फिर आई है और वह आकर लेट जाती है, लेट कर और सो जाती है।
तब वह कहते हैं कि अब क्या किया जाए, लेकिन वे चुपचाप आँख सोने का बहाना करके लेटे रहते हैं। और जब रानी से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, तो वह कहते हैं मुझे प्यास लगी थी, कम इस कक्ष में पानी नहीं था, वही मैं पानी पीने चली आई थी, अब मुझे प्यास नहीं है, अब मैंने पानी पी लिया है। तो कहते हैं कि ठीक है। फिर महाराज लेटने का बहाना करते हैं और वे फिर से रानी से भी कहते हैं कि आराम करो, रात को ऐसे जागने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वो तो सब जानते थे कि यह लड़की नहीं नागिन है और उसको देख लिए थे, और फिर वह अपना सो जाते हैं और रानी को देखते हैं कि वह कैसे चुपचाप लेटी हुई है और अपना भेष बदल कर वह नागिन थी, लेकिन नागिन के रूप में एक राक्षसी थी। अब वे फिर दोबारा जाते हैं उसका नागिन रूप देखने के बाद। तो महाराज कहते हैं कि देखिए वो इस तरह से नागिन बनी थी और वह नागिन है। तो वे कहते हैं कि वह रोज़ रात को आदमी का खून चूसती है और तुम्हारा खून चूसती है वो नागिन बनकर, और तुम उससे सचेत रहो, तुम्हें 11 दिन तक तुम्हारा खून चूसेगी और तुम्हें मार डालेगी। तुम ऐसा करो, इस तोते को रात दिन अपने साथ रखो, इससे ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो महाराज कहते हैं कि ये कैसे रक्षा करेगा, तो गुरुजी कहते तुम देखना ना, इसे अपने साथ रखो, अपने कक्ष में दिन रात अपने साथ रखो। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मैं इस तोते को अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसको अपने पास सुलाऊंगा, अपने ही कक्ष में रखूंगा। लेकिन वो कहता है कि तोते को ले जाओ, लेकिन तब भी सचेत रहना, क्योंकि वह नागिन है, तुम्हारा खून चूसती है रात को। तो वह ठीक कहते हैं कि ठीक है, यह तोता ही मेरा सहयोग करेगा और मेरा साथ देगा। इस तरह तोता लेकर महाराज चल दिए और चलकर अपने घोड़े के साथ पहुंचते हैं राजमहल में। राजमहल में वे रात को सोते रहते हैं, लेकिन तोता पहरा देता रहता है, तोता जागता रहता है। और देखते हैं कि तोता ने देखा कि रानी जगी है और जग कर वह कुछ करना चाह रही है। तो तोते ने देखा कि वह उठ गई है और उठकर नागिन बन गई है, नागिन के भेष में आ गई है। और वह जब राजा की तरफ बढ़ती है कि इनका खून पिएगी, तभी ये तोता चिल्लाने लगता है, राजा राजा उठिए महाराज, उठिए महाराज। अभी उनको डसने ही वाली थी कि तभी महाराज की आँख खुल जाती है, वे उठ के बैठ जाते हैं। तो लेकिन तोता उनसे कहता है कि देखिए ये इस तरह से नागिन बनी हुई थी, तो नागिन बनकर आपको काटना चाह रही थी, आपका खून चूसना चाह रही थी। तो महाराज कहते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे झूठ मूठ में महाराज अनजान बनने का नाटक करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। नागिन तो वो तो लेटी हुई है, कहते हैं महाराज। तोता कहता है नहीं नहीं, मैंने इसे देखा अपनी आँखों से, ये नागिन बनी हुई थी। तो महाराज झूठ मूठ में बहाना करके कहते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें बेकार में शक हुआ है। लेकिन राजा फिर सो जाते हैं। फिर वह देखते हैं, तोते ने देखा कि वो फिर जग गई और जग के कुछ करना चाहती है, और वह धीरे से निकलती है बिस्तर में से, फिर नागिन बन जाती है। वह एक राक्षसी थी नागिन के रूप में, और तोता बोल बोल के राजा को उठा देता है, लेकिन जब तक उठाता है वह फिर रानी बनकर लेट जाती है। तो राजा कहते हैं कि तुम क्यों हल्ला मचाए हो, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो तोता को समझाकर राजा फिर सो जाते हैं, और वो रानी फिर रात को उठती है। जब उसकी आँख खुलती है तो सोचती है ये तोता ही मेरा काम बिगाड़ रहा है, इस तोते को ही पहले ख़त्म करना चाहिए, इसने मेरी सारी रात की मेहनत बेकार कर दी। और अब अगली रात को वह फिर से सोचती है कि इसका सफाया कर देंगे,
इस तोते का। राजा राजमहल में चले जाते हैं। महल में जब जाते हैं तो तोता तो रात भर जगता है, पहरेदारी करता है राजा की, और वह दिन में सोता है। उसको खूब कस के नींद आ जाती है तोते को। जब नींद आती है तो नागिन कहती है अब इसका काम तमाम कर देती हूँ, इसने मेरा जीना भारी कर दिया है। और यह सोचकर अब वह उसे बिल्कुल ख़त्म करने का विचार करती है। नागिन बन जाती है। नागिन बन के तोते के पास जाती है और तोते को डस लेती है। तोता उड़कर गुरुजी के पास जाना जाता है। वह उड़ तो जाता है गुरुजी की तरफ, लेकिन उनके यहाँ पहुँच नहीं पाता। वे कराता हुआ गिर जाता है और उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं। तब राजा आते हैं महल में और कहते हैं कि ये क्या हुआ। गुरुजी से तब मिलकर आ रहे थे। महाराज गुरुजी से जब मिल के आ रहे थे तो देखा कि रास्ते में उन्हें फिर वह उसी रास्ते से जा रहे थे तो चलते चलते उस तोते के पास पहुंच गए। उस तोते को मृत देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उसको उठाकर लेकर आते हैं महाराज के उसके गुरुजी के पास। उत्तर दिशा में जो शंकर गुफा में रहते थे वहीं उस तोते को उठा लेते हैं और लेके पहुंचते हैं। जब वे उसको उठा रहे थे तो उन्हें लगा कि जैसे इसके अंदर प्राण है, अभी मरा नहीं है, अभी इसका इलाज कर देंगे गुरुजी तो ठीक हो जाएगा। ये तो उन्हें बहुत हुआ। तोते की ऐसी हालत देखकर राजा के आँख से आंसू गिरने लगे और वे रोते रोते उस तोते को गुरुजी के पास ले गए। खूब रो रहे थे वो दुख को, उसको मरा हुआ देख कर उन्हें बहुत दुख हुआ। गुरुजी के पास ले गए, सारा वृत्तांत बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ और नागिन ने कैसे इसे डस लिया। तो वे कहते हैं कि चिंता मत करो, ये तोता ठीक हो जाएगा। ये वो नागिन मरते ही ये तोता जीवित हो जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसी चमत्कारी तलवार दूंगा जिससे कि तुम उसके प्राण ले लोगे। कहते इस तलवार को ले जाओ। इस तलवार को ले जाकर उससे इस तलवार से जब वह नागी बन जाएगी उसी समय उसको काट डालना, लेकिन ये काम महल के बाहर करना, महल के अंदर मत करना, क्योंकि महल के बाहर ही उसको मारा जाएगा तो मरेगी, महल के अंदर वह नहीं मर सकती। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, जैसा आपने मुझे बताया है मैं वैसा ही करूँगा। तब वह साधु महाराज जो हैं गुरुजी कहते हैं कि सावधानी से करना, महल के बाहर ही ये काम करना है, महल के अंदर नहीं। और महाराज चले जाते हैं। महल में जब जाते हैं तो वहाँ पर वह उसको देखते हैं नागिन को, जो नागिन रानी बनी हुई थी। और उस रानी को कहते हैं ना कि देखो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए, तुम कभी बाहर घूमने नहीं गई, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूँ। तो वह नागिन कहती है कि जैसी महाराज आपकी इच्छा। वह तो सोच रही थी कि किसी तरह से इनका खून पिया जाएगा, 11 दिन के अंदर इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और वह तो राक्षसी थी, नागिन के रूप में रानी बन गई थी। तो वह कहती है महाराज जैसी आपकी इच्छा, और राजा के साथ घूमने चल देती है। दोनों बाहर जाते हैं घूमने, रथ पर सवार होके दिन भर घूमते हैं जंगल में, चारों ओर घूमते घूमते उन्हें शाम हो जाता है। जब शाम हो जाता है तो ये जो सारथी था उससे कहते हैं कि देखो कहीं आसपास में रुकने की कोई जगह देखो, हम लोग आज रात को यहीं पर विश्राम करेंगे। जंगल में कहीं देखो तो कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ हम आराम कर सकें। तो सारथी कहता है ठीक है महाराज, और नगर के पास चल देता है। और एक नगर के पास जाकर उसे एक घर दिखाई देता है। वह एक घर बूढ़ी वृद्धा का था और वो बूढ़ी अपने घर में अकेली रहती थी। महाराज उतरे रथ से, जाकर कहे उस वृद्धा से कि क्या हम आज आपके घर में रह सकते हैं, हम इसके लिए आपको बहुत सा इनाम देंगे। तो वृद्धा कहती है ठीक है महाराज, आपकी जितना इच्छा उतने दिन तक रह सकते हो, मेरा ये पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, आपकी जहाँ इच्छा है वहीं रहो और जितने दिन रह चाहोगे उतने दिन तक रहोगे।
तो वे कहते हैं ठीक है। रात को बूढ़ी सो जाती है, राजा सो जाते हैं, नागिन भी सो जाती है। लेकिन नागिन रात को जागने का, राजा के सोने का इंतज़ार कर रही थी कि कैसे ये सोए और नागिन बन के वह उनका खून चूसे। अभी सब कोई सो ही रहे थे कि वह रानी उठ गई और रानी उठकर सोची कि अब नागिन बन के इनका खून पिएंगे। अब इसी ताक में वह नागिन बन गई। नागिन बन गई तो राजा ने उसको देख लिया नागिन बने हुए, और ले के तलवार जो गुरुजी ने दी थी उस तलवार से जो ही उनके तरफ बढ़ी, महाराज को डसने के लिए उसने काट के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े कट हो गए तो उधर जो उनका तोता था महाराज का, जो गुरुजी ने दिया था, वो भी जिंदा हो गया उस नागिन के मरते ही। तब वे एकदम अब तोते को ले आए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।